न्यूज़ चैनल जीएनएन के सदर, मेडिकल डॉक्टर, टॉक शो होस्ट, सऊदी अरब के दोस्त और इसराइल के दुश्मन डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में से सबसे यूनिक करैक्टर हैं। आइए ज़रा इनके बारे में जानते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। एक वक्त था कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा एंकर्स में से एक थे। फिर वो क़यामत की निशानियां बताने लगे और बगैर सबूतों के बड़े बड़े दावे करने लगे और इन पर बाकायदा केस भी चले। फिर करप्शन के इल्ज़ाम में इन्होंने अडियाला जेल में वक्त भी गुजारा। डॉक्टर साहब की कहानी में ट्रेजेडी है, ड्रामा है, इमोशन भी है और शायद थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है। आएँ सारी कहानी देखते हैं। डॉक्टर साहब कराची के एक ककेज़ई फैमिली में पैदा हुए थे, यानी डॉक्टर साहब पश्तून बैकग्राउंड रखते हैं। खुद डॉक्टर साहब 2004 में जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तब अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू में अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि इनके वालिद साहब सऊदी अरब में एक सिविल इंजीनियर थे और इनके 2 भाई भी सऊदी अरब में पैदा हुए थे। शायद इसी वजह से इनके दिल में सऊदी अरब से एक खसूसी लगाव था। फिर इनका ख़ानदान वापस कराची आ गया। MBBS इन्होंने सिंध मेडिकल कॉलेज से किया, जिसका नाम अब जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी हो चुका है। MBBS के बाद डॉक्टर साहब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए USA चले गए। डॉक्टर साहब USA में इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ साथ डिफेंस स्टडीज़ भी पढ़ते रहे। शायद यही वजह है कि वो आज तक अपने नाम के साथ डिफेंस एनालिस्ट लिखवाना पसंद करते हैं। खैर, तो कहानी यूँ है कि डॉक्टर साहब खुद बताते हैं कि 13 अगस्त सन 2000 में नाजिया हसन के जनाजे पर इनका सहाफ़ती कैरियर शुरू हुआ। नाजिया हसन पाकिस्तान की स्वीट हार्ट थी। इन्हें हर कोई प्यार करता था और इनकी नौजवानी में कैंसर के हाथों ज़िंदगी हारने पर सब दुखी थे। ये स्टोरी किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत आसान होती है। कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी पड़ती, बस लोगों के जज्बात को उभारना पड़ता है। हम सोच रहे हैं कि नाजिया हसन की भी बायोग्राफी बनाएं और जल्दी जल्दी बना लेंगे, इससे पहले कि बॉलीवुड में कोई अनुष्का शर्मा को लेकर नाजिया हसन पर मूवी बना दे, क्योंकि बहरहाल अनुष्का शर्मा की नाजिया हसन से शक्ल तो मिलती है। खैर, बात कहीं और निकल गई। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पता नहीं नाजिया हसन के जनाजे से लेकर अगले 1-1.5 साल में क्या हुआ, लेकिन 2001 में जियो और ARY न्यूज़ शुरू हो गए। उस वक्त ARY न्यूज़ का नाम ARY वन वर्ड था। उस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ी तो बहुत थे और बहुत अच्छे भी थे, लेकिन ज़्यादातर वो थे जो लिखने वाले थे। मोटी एनकों वाले, मलमल के कुर्ते पहनने वाले, अंधाधुंध सूटे लगाने वाले और चाय पीने वाले। नज़रियाती मिजाज रखने वाले वो लोग टीवी पर एंकर तो नहीं बन सकते थे, इसलिए उस वक्त ज़रूरत थी कि नौजवान लोगों को एंकर बनाया जाए। तो फिर ARY न्यूज़ लेकर आया एक नौजवान एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद। उस वक्त रात 10 बजे जियो पर कामरान खान और ARY पर डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम ऑन एयर होता था। तब से रेटिंग्स की ऐसी दौड़ शुरू हुई है कि आज तक ख़त्म ही नहीं हुई। इसीलिए आज भी 10 बजे वाली स्लॉट सबसे अहम समझी जाती है। डॉक्टर शाहिद मसूद के प्रोग्राम का पहला सेगमेंट वो सोलो करते थे, यानी कोई मेहमान नहीं होता था। उस सेगमेंट में वो जिस टॉपिक पर बात कर रहे होते थे उस पर बेइंतहा रिसर्च की हुई एक रिपोर्ट पेश करते थे। दूसरे और तीसरे सेगमेंट में डॉक्टर साहब किसी को फ़ोन पर लेते थे और बात करते थे, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद का वो पहला सेगमेंट उनको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। यकीनन वो सारी रिसर्च 2-3 रिसर्चर मिलकर ही करते होंगे। डॉक्टर साहब तो सिर्फ टीवी पर आकर सुनाते थे, लेकिन सारी शोहरत डॉक्टर साहब को मिली। वो नॉलेज और जहानत की एक इलामत बन गए। काश कि हमारे मीडिया वालों को भी ये बात समझ आ जाए कि रिसर्च की बहुत वैल्यू होती है। अब तो हमारे न्यूज़ टीवी चैनल से रिसर्च सिरे से ही निकल गई है। खैर, बात कहीं और निकल गई। तो 2001 में जब डॉक्टर शाहिद मसूद को शोहरत मिलना शुरू हुई और फिर मिलती ही चली गई, लेकिन फिर 2004 वो साल था जब डॉक्टर साहब ने करंट अफेयर से हटकर कोई काम किया। 2004 में उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था एंड ऑफ टाइम द हिडन ट्रूथ। इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि बाइबल और अहादीस और कुरान में क़यामत के दिन की कौन कौन सी निशानियाँ बताई हैं जो पूरी हो चुकी हैं। वो प्रोग्राम देखने के बाद लगता था सारी निशानियां तो पूरी हो गई हैं, बस कल क़यामत का दिन होगा या ज़्यादा से ज़्यादा परसों। आज इंटरनेट पर ऐसे टॉपिक्स पर बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं जो ज़्यादातर तो बिल्कुल बकवास होती हैं, लेकिन 2004 में पाकिस्तान की तारीख का ये अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम था जिसने तूफ़ान मचा दिया। हर जगह पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही प्रोग्राम था, लेकिन फिर डॉक्टर साहब की शोहरत इससे भी एक कदम आगे बढ़ी। 2005 में CNN की तरफ से डॉक्टर साहब को स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई।
इसी स्कॉलरशिप की वजह से उन्होंने अफ़गानिस्तान, इराक और लेबनान बामुकाबला इसराइल की जंगों को बराह रास्त कवर किया। लेकिन इस स्कॉलरशिप की वजह से डॉक्टर साहब को अपना प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ बंद करना पड़ा। 2007 में जब वो पाकिस्तान वापस आए तो जियो न्यूज़ ने इन्हें ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा दिया और साथ ही डॉक्टर साहब ने मेरे मुताबिक नाम से एक प्रोग्राम भी शुरू किया। इनके नए शो मेरे मुताबिक में जरदारी साहब ने वो तारीखी जुमला बोला था कि वादे कुरान हदीस नहीं होते। मेरे मुताबिक प्रोग्राम को शुरू में तो काफ़ी रेटिंग मिली, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई क्योंकि अब वो पहले जैसी रिसर्च नहीं रही थी। व्यूज़ ऑन न्यूज़ की तरह कोई रिसर्च वाली रिपोर्ट अब इनके प्रोग्राम में नहीं चलती थी। इससे पहले कि डॉक्टर साहब का प्रोग्राम पूरी तरह क्रैश करता, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई और इनको पीटीवी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। पीटीवी पर डॉक्टर साहब की तनख्वाह 8,50,000 रुपये महाना थी और उस वक्त डॉलर की कीमत 72 रुपये थी, बल्कि आज के हिसाब से अगर देखें तो 15 लाख से ज़्यादा बनते हैं। इनके बाद अताउल हक कासमी साहब को जब नवाज शरीफ ने पीटीवी एमडी बनाया तो उनकी तनख्वाह 15 लाख रुपये मुकर्रर की। उसके अलावा 3 लाख रुपये का टीएडी अलाउंस था और 10 लाख रुपये का सफ़र करने की इजाज़त थी। ऐसे ही नहीं पाकिस्तान गरीब रहता। कोई नहीं पूछता कि पीटीवी जिसके पाकिस्तान में सबसे अच्छे स्टूडियो, 5 स्टेशन और तकरीबन 7.5 अरब रुपए का बजट है, इसे कोई देखता क्यों नहीं। खैर, बात फिर कहीं और चली गई। असल में खुद मीडिया में काम करता हूँ ना, इसलिए ऐसी नाइंसाफ़ियों पर गुस्सा आता है। डॉक्टर साहब वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मशीर भी मुकर्रर हो गए, यानी तकरीबन सियासतदान बन गए। जब भी कोई सहाफ़ी सियासतदानों से कोई फ़ायदा हासिल करने लगे तो उसकी इमेज बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर साहब के साथ भी तकरीबन ऐसा ही हुआ। जब पीटीवी का दौर ख़त्म हुआ तो इनकी बातों की काट ख़त्म होती चली गई, रिसर्च ख़त्म हो गई, अच्छे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए, रेटिंग्स गिर गई। 2010 में वो ARY में वापस आए, 2011 में एक्सप्रेस में गए, 2013 में रॉयल टीवी में गए, 2013 में ही फिर स्विच मारा और जाग टीवी पर शिफ्ट हो गए, 2014 में न्यूज़ 1 पर गए और यहाँ 2 साल टिक गए, 2016 में दोबारा ARY पर आ गए, 2017 में बोल टीवी पर शिफ्ट हो गए, बोल टीवी का भट्टा बैठने के बाद वापस न्यूज़ 1 पर आ गए और फिर आखिर 2019 में GNN पर आ गए और अभी तक टिके हुए हैं। आजकल इनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं कि असल में कुछ साजिश हो रही है और इसके पीछे बदमाशियाँ है। ये डॉक्टर साहब ने हमारे मुल्क की पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक और कारपोरेट एलीट के लिए एक लफ्ज़ बनाया हुआ है और वो बदमाशिया को दबरदोश करने की कोशिश कर रहे हैं। दबरदोश भी डॉक्टर साहब का ही बनाया हुआ एक लफ्ज़ है और इसका मतलब भी वही है जो सुनकर लगता है। 2010 में डॉक्टर साहब पर एक केस चला कि उन्होंने सिंधी कल्चर को बदनाम करने की कोशिश की। 2013 में इन्हें अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज़ बातें करने की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी। 2016 में इसहाक डार ने बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने पर इन पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। 2016 में ही चंद दिन बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पर उनका प्रोग्राम 45 दिन के लिए बंद हो गया। 2018 में ज़ैनब कत्ल केस में भी उन्होंने बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जिनका कोई सबूत नहीं था। 3 महीने की पाबंदी लग गई और 2018 के आखिर में पीटीवी करप्शन केस भी खुल गया, जिसमें डॉक्टर साहब को बाकायदा अडियाला जेल की हवा खिलाई गई। जब भी डॉक्टर साहब बदमाशिया की बात किया करते थे तो वो उसी के अंदर चैनल्स मालिकान और सहाफ़ियों को भी रगड़ दिया करते थे। इन सब का नतीजा ये निकला कि जब भी डॉक्टर साहब पर कोई इल्ज़ाम लगता तो इनकी बरादरी इनका साथ देने की बजाय उल्टा इनके खिलाफ ही बोलना शुरू कर देती। 2018 के बाद डॉक्टर साहब काफ़ी काम डाउन हो गए हैं और ज़्यादा पंगे भी नहीं लेते, एक चैनल पर टिक भी गए हैं और शायद ऐसा लगता है कि हालात से समझौता कर लिया हो। 2010 या 2011 की बात है, उन्होंने अपने एक कॉलम में एक जुमला लिखा था और वो जुमला कुछ इस तरह था कि मर जाने से बेहतर है खसी हो जाना। शायद आज 10 साल बाद ये समझ आ रही है कि वो उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे। अब डॉक्टर साहब सहाफ़ी भी नहीं रहे, क्योंकि सहाफ़ी के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपना ओपिनियन कम से कम रखे। सही और गलत का फ़ैसला करना सहाफ़ी का काम नहीं, सहाफ़ी का काम सिर्फ इतना है कि वो मामलात को समझे और फिर आवाम को समझाए। सही और गलत का फ़ैसला करना या तो माहिरीन का काम होता है या तो आवाम का, लेकिन डॉक्टर साहब अपने आप को माहिरीन की कैटेगरी में समझते हैं। इनके शो में इनसे सवाल पूछे जाते हैं, इनके ख्यालात जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद इस प्रोग्राम के होस्ट नहीं होते। अगर आप इनसे इम्प्रेस्ड हैं तो आप इन्हें स्कॉलर कह सकते हैं, लेकिन अगर वो आपको अच्छे नहीं लगते तो आप इनको कोई और नाम भी दे सकते हैं। बहरहाल वो सहाफ़ी नहीं हैं, वो सहाफ़ी होने की कोशिश भी नहीं कर रहे, वो आपको दानिश और विजडम देने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे एग्री या डिसएग्री करना आपका हक है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बाकी है कि डॉक्टर साहब जो कुछ कहते हैं या करते हैं वो दिल से भी ऐसे ही हैं या कोई ड्रामेबाजी हो रही है। वो अच्छे मुसलमान हैं या खुद भी बदमाशियाँ हैं, इसका फ़ैसला करना आपका काम है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।